हे गाइज, बहुत बहुत करता हूँ स्वागत आपको अपने चैनल पाने के लिए। और दोस्तों, आप लोगों ने मेरी इकोनॉमिक्स क्लास की पार्ट 1 वाली वीडियो थी, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। बस उसी बेसिस पर दोस्तों ये आज दोस्तों इसकी पार्ट 2 लाया हूँ। और उस वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था आप लोग को माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए हम पिछले दोस्तों वीडियो में हम लोग आप लोगों ने पढ़ाया था माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर दोस्तों हम लोग बात किए थे कि अपना अर्थशास्त्र क्या होता है। ढेर सारे प्रोफेसर जो है कैसे कैसे इसमें बताया कि हाँ कि अर्थशास्त्र कैसे ठीक करना है, चाणक्य के बारे में मैंने बहुत सारा चीज़ बताया था। तो दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 क्लास नहीं देखी है तो आपको मेरी ही एजुकेशनल पॉइंट चैनल पर मिल जाएगी। इसका लिंक जो है दोस्तों, मैं इस वीडियो का लिंक जो हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा। आप जाओगे नीचे तो आपको उसकी पार्ट 1 की मिल जाएगी लिंक दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैंने वो आपसे वादा किया था कि मैं इसको पार्ट 2 की वीडियो में मैं आपको माइक्रो नहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स लाऊंगा, ठीक है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स बताऊंगा जिसके अंदर में आप लोग की जो डाउट होगी, जैसे कि आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय क्या होता है, कैसे क्या होता है, ये सब के बारे में आज इस वीडियो में पढ़ने वाली है। तो हे गाइस, मेरा नाम कुमार झा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए दोस्तों, क्लास 2 के बारे में हम डिटेलिंग्स बात करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बता दो कि इस जो किताब है, इस किताब का जो है इसका नाम है आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर चाहते हैं खरीदना तो आप लोग खरीद सकते हैं। ये आपको सभी यूनिवर्सिटी में काम दे देगी, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी को काम दे देगी। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर सुमन की आती है, ठीक है। डॉक्टर फ्रेंड्स, ये डॉक्टर सुमन जी की आती है, तो आप इसे खरीद सकते हैं। जब इस बुक को दोस्तों खरीद लोगे तो यहाँ देखो, इसका प्रथम भाग आएगी आपको आय एवं रोजगार के बारे में। इसका प्रथम भाग पढ़ना है हम लोग को आय एवं उसके रोजगार के बारे में, अर्थात इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय का यूज कहाँ करते हैं, डिफिनेशन क्या है, वगैरह जितनी भी चीज़ डिफिकल्ट होगी वो सभी के सभी दोस्तों बात करेंगे। और आपको शायद यहाँ दिखी भी रही होगी, लिखा हुआ है राष्ट्रीय आय की परिभाषा एवं धारणाएं। तो मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले राष्ट्रीय आय के बारे में। उसके बाद दोस्तों मैं इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट फार्मूला जो एग्जाम में आती है इकोनॉमिक्स ऑनर्स वालों के लिए, इसमें वो बात करूँगा। उसके बाद धीरे धीरे मैं और सभी डिफिकल्ट कोर्स पर मैं धीरे चलाऊँगा। और इस वीडियो में मैं आपको जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी बस वही बताऊँगा। बाकी दोस्तों आप ओवरव्यू लेकर पढ़ सकते हैं। हाँ दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं यहाँ पर कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, ठीक है। देखिए डिटेलिंग्स में किताब के अंदर सबसे पहले दोस्तों राष्ट्रीय आय होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये होती है दोस्तों। अगर आप जाओगे कि इस बुक को पढ़ोगे तो बुक में तो बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ दी हुई है, लेकिन दोस्तों मैं आपको ओवरव्यू जो भी होगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वही दोस्तों मैं इस बुक के अंदर में बात करूँगा। देखो, राष्ट्रीय आय के सब समझते हैं किसी भी देश को चलाने के, जैसे कहने का अर्थ ये है कि अगर आप अपने घर को चलाते हो तो घर को चलाने के लिए क्या होता है, घर में एक मुखिया होते हैं। और मुखिया के तौर पर कौन होता है फ्रेंड्स, मुखिया के तौर पर आपके दादाजी होते हैं, आपके पापा जी होते हैं, जो घर के खर्च को चलाते हैं, जो कमा कर लाते हैं उसी डाटा में आपका भरण पोषण, जाने कितना सभी का भरण पोषण करते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों एक देश होता है, ठीक है। ये देश में कितना रुपया हम खर्च किए, कितना रुपया हम बाहर भेजे, अंदर किए, कितना रुपया संपत्ति कुल नाश हुआ, कितना % GDP ग्रोथ हुआ, तो इन सभी का जो डाटा रखा जाता है उसे दोस्तों हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं। अर्थात दोस्तों आपको नेशनल इनकम के नाम से पुकार सकते हैं। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि एक राष्ट्र हो गया, ठीक है, एक देश हो गया, और उसी दोस्तों देश के अंदर में जितने भी खर्च होते हैं, जितने भी आय होते हैं, खर्च होते हैं, जितनी भी चीज़ होती है वो सभी के सभी जो हम डाटा रखते हैं अपने पास में उसे हम लोग राष्ट्रीय आय के नाम से पुकारते हैं। और दोस्तों हम आज के बात में जानेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कहना कहती है कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आती है दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन क्या होगा कि राष्ट्रीय आय के बारे में ऐसे दे देगा क्वेश्चन कि मार्शल की नज़र में राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या है, पूरा विवरण करें। पीगू के नज़र में राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या है, विवरण दीजिए। तो एग्जाम में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वैसे दोस्तों राष्ट्रीय आय के बारे में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, तो कोई जो नाम दिए हुए हैं फ्रेंड्स, ये नाम बहुत सारे जो ऐसे इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय आय के बारे में परिभाषा दिया है। जो आज हम बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय आय ये होता है वो होता है, इसके बाद जानकारी कौन दिया, तो प्रोफेसर मार्शल, पीगू, फिशर, ये बहुत बड़े बड़े आदमी थे जो कि आपको इकोनॉमिक्स से थे। उन्होंने भाषण दिया, इस मतलब बताया, इस पर अपने बारे में किताब लिखा। तो दोस्तों जो आपको राष्ट्रीय आय जो सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछती है उसमें अगर 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपको, मार्शल की परिभाषा, पीगू की परिभाषा, पीगू ने क्या कहा राष्ट्रीय के बारे में, और फिशर की परिभाषा। ये 3 टॉपिक्स दोस्तों आपको याद कर लेने पड़ेंगे। दोस्तों आप बुक भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स बुक के अंदर में दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा भी होगा आपको मार्शल की परिभाषा, पीगू की परिभाषा, देख रहे हो ना फ्रेंड्स। तो इस तरह फ्रेंड्स जो है आपको यहाँ पर एक किताब में दी होगी फ्रेंड्स। तो दोस्तों हम इसमें टॉपिक्स बाय टॉपिक्स बात करते हैं एक ओवरव्यू लेकर।
तो फ्रेंड्स इसमें नंबर 1 आता है मार्शल जी। आप देखिए मार्शल जी के बारे में बता दोस्तों कि मार्शल की परिभाषा क्या है। इन्होंने कहा था किसी भी देश का, इसमें लिखा भी फ्रेंड्स हुआ है, मैं आपको ऐसा कटिंग जो दोस्तों मैं आपको कटिंग यहाँ पे देखिए स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आपको दिया हुआ है, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। तो मार्शल ने दोस्तों कहा था किसी देश का श्रम एवं पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर प्रति वर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है, उससे ही दोस्तों उसमें सेवाएं में सम्मिलित करते हैं, उससे राष्ट्रीय आय करते हैं। और दोस्तों मैं एक ओवरव्यू समझा देता हूँ। देखिए मार्शल जी ने कहा था, देखो यहाँ पर जो है कि यहाँ पर 3 इकोनॉमिस्ट ने अपने भाषण दिए थे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको मार्शल जी का है, क्योंकि मार्शल जी ने सबसे शुरुआत किया था इस बात को बोलना। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब मैं समझा देता हूँ मार्शल ने क्या कहा था। कोई भी देश, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी देश में तो श्रम होता होगा, श्रम मतलब सब मजदूरी बोलते हैं, श्रम हो या फिर उस देश की पूंजी हो, ठीक है, या फिर दोस्तों उस देश का सेवाएं हो। और सेवाएं में क्या होता है समझते हैं आप, इंटरनेट सेवा, टीवी सेवा, ऐसे ढेर सारा सेवा। इन सभी चीज़ों का जो हम लेखा जोखा रखते हैं वही राष्ट्रीय आय की आपको सिंपल से परिभाषा है। ये बात दोस्तों मार्शल जी ने कहा था। लेकिन दोस्तों आप जान जाइए कि हर परिभाषा जो भी आदमी बोलता है परिभाषा, तो फर्स्ट टाइम तो ठीक नहीं हो सकता है। उसी तरह दोस्तों मार्शल जी ने फर्स्ट टाइम कहा था कि श्रम पूंजी सेवा ये सभी इंक्लूड कर जो साल भर जो कमाते हैं उसे हम लोग राष्ट्रीय आय के नाम से पुकारते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मार्शल जी ने कुछ न कुछ यहाँ मिस्टेक भी की थी। कहने आप कोई काम करते हो तो आपसे कुछ न कुछ मिस्टेक होती है। बिल्कुल मार्शल जी ने अपनी परिभाषा में कुछ न कुछ मिस्टेक की थी। तो दोस्तों आपको चलकर आगे चल के इसी बुक में पढ़ोगे आप आगे चल के हाँ कि कौन कौन सी कठिनाई आई मार्शल के परिभाषा के अनुसार हम ये कठिनाई है। तो मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि मार्शल ने कहा था श्रम पूंजी सेवा इन सभी को मिलाकर जो आय रखते हैं उसे हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मार्शल जी ने कुछ यहाँ पर गलतियाँ कर दी। वो गलतियाँ क्या है सुन लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ ये गलतियाँ इस टाइप की थी। अब मान के चलो मार्शल जी ने तो बोल दिया कि भाई श्रम पूंजी सेवाएं जो होती हैं उन सभी का जो हम लोग डेटा रखते हैं, फिर डाटा रखते हैं, उन सभी का लेखा जोखा को हम राष्ट्रीय आय के नाम से पुकार सकते हैं। लेकिन दोस्तों मार्शल साहब ने यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक ये कर दी कि भाई हम मार्शल परिभाषा के अनुसार में अगर ये सब नापे तो बताइए आप एक ही राष्ट्र या फिर एक ही देश के अंदर में आप ऐसे बहुत सारी चीज़ होते हैं, ऐसे बहुत सारे श्रम होते हैं, पूंजी होते हैं, सेवाएं होते हैं जिनको एक साल के अंदर में काउंटिंग करना मतलब आपसे संभव हो पाएगा। अब बताइए दोस्तों आप ही जो है आज जाकर बाहर में आप 10 रुपये कमाए हैं, ठीक है, आप जाकर गए हैं बाहर में और जाके आपने 10 रुपये कमाया है, क्या वो 10 रुपये का रिकॉर्ड आपके जो है सरकार की नज़र में होगा? मतलब कि जो सरकार जो गवर्नमेंट चला रही है उसके नज़र में है 10 रुपया आपने कमा लिया। लेकिन वही दोस्तों यहाँ पर मार्शल जी ने गलती कर दिया। उनके अनुसार में सभी श्रम, सभी पूंजी सेवा, सभी सेवाएं जो कमाते हैं उन सभी को डेटा को राष्ट्रीय आय कहते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नामुमकिन बात है कि हर पूंजी, हर श्रम और हर सेवाएं काउंटिंग ही हो जाए। कुछ श्रम, कुछ पूंजी, कुछ सेवाएं यहाँ पर काउंटिंग नहीं हो पाती है। तो इनका ये आपको इनके परिभाषा का यहाँ फर्स्ट मिस्टेक था। आप देखो यहाँ सेकेंड मिस्टेक क्या था इनका, ये आप बताइए कि एक ही आदमी का 2 बार काउंटिंग हो जाना। कहने का अर्थ ये है कि मान के चलो कि एक मजदूर है, ठीक है फ्रेंड्स, एक मजदूर है और वो प्रतिदिन 100 रुपये कमाता है, ठीक है, उसका नाम है आकाश कुमार या फिर उसका नाम है सीधे आकाश शर्मा या फिर यादव, जो भी नाम हो, आकाश यादव ऐसे ही नाम है। अब मुझे बताइए कि आकाश शर्मा नाम के इस दुनिया में आदमी होंगे या नहीं होंगे? आकाश शर्मा नाम के बहुत सारे आदमी होंगे। तो उन सभी के नाम पर, एक ही आदमी के नाम पर जो दोहरा जो काउंटिंग हो जाता है, ये भी काउंटिंग इनके में बहुत बड़ा यहाँ पर डाउट था, बहुत वहाँ पर परेशानी हो गया था। मार्शल साहब की परिभाषा में उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर काउंटिंग नहीं किया था। दोस्तों जब आप एग्जाम में जाओगे तो एग्जाम में जब पूछेगा बताइए कि मार्शल परिभाषा का विवरण दीजिए, क्या कठिनाइयाँ का बताइए। दोस्तों आपको ये जो बता रहा हूँ ये सब बात दोस्तों आपको अपने भाषा में लिखनी पड़ेगी। मैंने पहले कहा कि मैं बस आपको एक ऑफर भी दे सकता हूँ, बाकी काम दोस्तों आपका ही है। दोस्तों उसके बाद तीसरी कठिनाई मार्शल जी की यहाँ पर ये थी कि पहली तो दोस्तों ये हो गई कि गणना नहीं की जा सकती है, दूसरी यहाँ पर कठिनाई में यहाँ पर दोहरी गणना हो सकती है, और तीसरी दोस्तों ऐसे बहुत सारी सेवाएं हैं जो कि हमको काउंटिंग करना बहुत ही मुश्किल है। कहने का अर्थ समझो, यहाँ पर मान के चलो दोस्तों आप अपने माता और पिता की सेवा करते हो और माता पिता दोस्तों सेवा के रूप में जो आपको कुछ ना कुछ तो गिफ्ट देते हैं, या फिर दोस्तों आपकी कोई पसंद की दोस्त होगी, ठीक है, आप उसे गर्लफ्रेंड के नाम से पुकारते हो या फिर आप बॉयफ्रेंड के नाम से पुकारते होंगे, वो दोस्तों जो है आपको कुछ ना कुछ तो गिफ्ट देते होंगे। दोस्तों क्या उस गिफ्ट का कीमत आपको सेवाएं में उसे आप ले सकते हैं?
नहीं दोस्तों ले सकते हैं। तो इस तरह से मार्शल जी ने सेवाएं को तो ऐड कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ जैसे गिफ्ट के रूप में कोई आदमी कुछ देता है उपहार के रूप में, तो उसे दोस्तों हम काउंटिंग यहाँ पर राष्ट्रीय आय में होना बहुत नामुमकिन है। ठीक है, वो काउंटिंग होगा ही नहीं होगा, क्योंकि गिफ्ट जो होता है दोस्तों हमें छिपा हुआ चीज़ होता है। तो ऐसे ऐसे चीज़ को भी काउंटिंग करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई मार्शल की परिभाषा के अनुसार में। इसलिए दोस्तों मार्शल की जो परिभाषा थी उसके अनुसार ये सटीक नहीं बैठी, इसलिए इनको छाड़ दिया गया। तो दूसरे नंबर आते हैं हमारे पीगू जी। ठीक है, पीगू की परिभाषा यहाँ पर क्या है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पीगू जी ने कहा था कि राष्ट्रीय लाभांश, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की वस्तुनिष्ठ मतलब जो ऑब्जेक्टिव होती है अथवा भौतिक आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय सम्मिलित होती है, जिसकी मुद्रा के रूप में माप हो सकती है फ्रेंड्स। तो इन्होंने पीगू जी ने कहा था। अब देखो पीगू जी में गलती क्या है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली मिस्टेक इनकी ये थी कि इन्होंने बस राष्ट्रीय आय के रूप में बस दो ही चीज़ रखा। बस दोस्तों यहाँ पे इन्होंने ये बोल दिया कि भाई जो हम जो कमाते हैं, जो कि मुद्रा रूप में माप की जा सकती है, उसे दोस्तों हम राष्ट्रीय आय में यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। इन्होंने ये बात दोस्तों बोल दिया, लेकिन दोस्तों इन्होंने ये भी जोड़ा कि विदेश से जो कमाते हैं पैसा वो भी स्रोत में इसमें आती है। इनके दोस्तों यहाँ पर एक खूबी थी कि पीगू जी मतलब मार्शल जी ने क्या किया, मार्शल जी ने विदेश, अब मान के चलो कि आप इंडिया के हो और जाके विदेश में जो कुछ पैसा कमाते हो, कुछ ना कुछ 100, 150, 200, 300 कुछ ना कुछ तो कमाते हो पैसा, उसका मापन होगा या फिर नहीं होगा? बताइए, आप वहां से अपने माता पिता के लिए $100 भेजते हो हर महीने में, तो क्या वो राष्ट्रीय आय में नहीं शामिल होगा? बिल्कुल होगा। तो मार्शल जी ने इस चीज़ को ऐड नहीं किया था, लेकिन पीगू जी ने काफ़ी होशियारी से मिलाकर इन्होंने राष्ट्र की संपत्ति तो ऐड किया ही, साथ में दोस्तों विदेशी जो मुद्रा होती है उसको भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने इस चीज़ पर यहाँ पर जोर दे दिया विदेशी मुद्रा पर, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय आय के रूप में मुद्रा, श्रम, ये सब चीज़ पर जोर दिया। तो इनके में मार्शल से थोड़ा सा बेनिफिट था, इनके में आपको जो थी आपको परिभाषा बेसी बेनिफिट थी, लेकिन दोस्तों इनके में कुछ आलोचना थी। वो क्या दोस्तों की पहली बात दोस्तों इन्होंने क्या किया, हर चीज़ को मुद्रा के रूप में नापा। मुद्रा मतलब पैसा। आप बताइए दोस्तों, आप गांव में जानते हो, आप गांव में जानते हो कि ठीक है, गांव जाते हैं दोस्तों होंगे तो याद होगा दोस्तों, गांव में भी अभी भी गेहूं के बदले सब्जी, आप क्या करो, 1 किलो गेहूं बेच दो। ठीक है, और 1 किलो गेहूं के बदले दोस्तों आपको वो 1 किलो चावल या फिर एक छोटा सा बर्तन या फिर कुछ भी दोस्तों दे देगा। गांव में दोस्तों अभी भी ऐसा होता है, आप जानते हो गांव में, तो अभी भी क्या होता है दोस्तों, किसी चीज़ के बदले किसी चीज़ आपको दे दी जाती है। ठीक है, तो गाँव में दोस्तों ऐसा अभी भी होता है। तो क्या किया कि राष्ट्रीय आय में पीगू जी ने इस चीज़ को यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली जो चीज़ थी उन्होंने ये लिया ही नहीं। ठीक है, ये उनकी पहली आलोचना थी। यहाँ पर दूसरी थी, उन्होंने राष्ट्रीय आय के नाम में वहाँ उन्होंने सेवाओं को ऐड नहीं किया। ठीक है, जबकि मार्शल जी ने ऐड किया था, लेकिन पीगू जी ने इस चीज़ के बारे में खास यहाँ पर किताब में नहीं लिखी, तो ये भी इनका आलोचना थी। लेकिन फिर भी लोगों का मानना था कि मार्शल साहब से अच्छा पीगू साहब का थोड़ा बहुत यहाँ डिफरेंस अच्छा था। दोस्तों लास्ट में आते हैं, जो सबसे अधिक जो आपको चर्चित है वो है प्रोफेसर फिशर की परिभाषा। ठीक है, प्रोफेसर जो फिशर है दोस्तों उनकी परिभाषा। आप देखिए फिशर जी ने क्या कहा था, मैं आपको पढ़ सुना देता हूँ, खैर आपको स्क्रीन पर दिख भी रही होगी। प्रोफेसर फिशर के अनुसार में वास्तविक राष्ट्रीय अथवा वास्तविक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। दोस्तों अभी तक इकोनॉमिक क्षेत्र में सबसे अच्छा परिभाषा हमारे फिशर साहब का ही माना गया है, क्योंकि इन्होंने दोस्तों शुद्ध लगा दिया है। ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उपाय, शुद्ध राष्ट्रीय। आप देखिए शुद्ध क्यों लग गया है बताते हैं। देखिए इनका कहने का अर्थ ये है कि हम तो कमाते तो बहुत ढेर सारे पैसा है, मान लो यहाँ से वहाँ से सेवाएं श्रम कमाते हैं, लेकिन उनमें जो बचाते हैं, जो दोस्तों जो बचाते हैं, जो शुद्ध है मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, शुद्ध मतलब काफ़ी छटा हुआ। कहने का अर्थ ये है कि कैसे आप चाय बनाते हो, चाय में से आप क्या करते हो, चाय पत्ती इलायची ये सब छान कर जो होती है मिक्स सबसे अच्छी चीज़ वही हम लोग को देते हैं पीने के लिए। बिल्कुल दोस्तों उसी तरह शुद्ध भी होता है। शुद्ध मतलब ये हुआ कि जो सभी खराब चीज़ों को हटाकर जो बचता है शुद्ध, उसी शुद्ध का यहाँ पर गणना के रूप में अच्छा से बताना, वही दोस्तों यहाँ फिशर के रूप में अच्छी यहाँ पर इनकी परिभाषा थी, जो सबसे अच्छी अभी इकोनॉमिक्स में मानी जाती है। और दोस्तों एग्जाम में ज़्यादातर फिशर से ही दोस्तों आता है। अब देखिए इनके में कुछ आलोचना थी। आलोचना यहाँ पर ये थी कि उनके अनुसार में कि यहाँ पर गणना करना, मतलब यहाँ इनके अनुसार में गणना करना काफ़ी मुश्किल है, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन गणना करना काफ़ी मुश्किल है। दोस्तों आगे चल के मैं फॉर्मूला ही बताऊंगा, देखते रहिएगा। इनके अनुसार दोस्तों काफ़ी गणना करना शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन है, लेकिन मुश्किल है, लेकिन तब भी दोस्तों ये हो सकता है। तो बस फिशर के अनुसार यही परिभाषा दोस्तों थी। मैं आपको शॉर्ट लेकर बता दिया, लेकिन दोस्तों जब आप लिखोगे इसी बात को तो आपको 5 से 6 पेज क्या 8 से 10 पेज भी भर जाएगा, तब भी आपका कंप्लीट नहीं होगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट भी बता दिया। दोस्तों अब आते हैं जो इस बुक में ऐसे ढेर सारे प्रोफेसर
सर ने जवाब दिया अपना राष्ट्रीय आय के बारे में, लेकिन ये 3 व्यक्ति सबसे इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। आगे चल के इस बुक में आपको थोड़ा बहुत फॉर्मूला पढ़ना है। वो फॉर्मूला दोस्तों आपको क्या पढ़ना है मैं आपको अभी बेसिस पर बता देता हूँ। उसके बाद दोस्तों 1-2 चीज़ दोस्तों इस बुक में और आती है जिसको बताकर मैं आपको आगे चल जाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ फॉर्मूला नंबर 1 में है y = c+i। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो फॉर्मूला दोस्तों है आपको राष्ट्रीय आय निकालने के लिए है। दोस्तों मैं आप घबराओ मत, मैं समझाऊंगा दोस्तों। ये फॉर्मूला दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। देखिए इसमें y का दोस्तों मतलब होता है राष्ट्रीय आय, जहाँ c मतलब होता है उपभोग और व्यय। उपभोग मतलब दोस्तों वह जो आप काम कर रहे हैं, जो आप यूज किए, या फिर खर्च, इसे दोस्तों आप लोग खर्च के नाम से ये पुकार सकते हैं, ठीक है। और विनियोग, आप ये विनियोग क्या है फ्रेंड्स दोस्तों बता दो। विनियोग उसको बोलते हैं कि जब हम कोई काम करते हैं, ठीक है, उस काम से कितना मुझे प्रतिफल, कितना लाभ होता है, उसको हम लोग विनियोग के नाम से पुकारते हैं। आप मान के चलो, देखो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। वैसे तो राष्ट्रीय आय करोड़ों करोड़ बिलियन में होते हैं, लेकिन दोस्तों आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मान के चलो दोस्तों आप एक घर है और उस घर में दोस्तों आपकी दोस्तों कुल आय है, ठीक है, 500 रुपया। कुल आय आपकी है दोस्तों 500 रुपया। टोटल जो आपको यहाँ पर जो है 500 रुपया। उस 500 में दोस्तों आप 250 रुपया जो है फ्रेंड्स आप जो है खर्च करते हो, ठीक है। और 250 रुपया दोस्तों यहाँ पर जो है आप मतलब कि आप बचाते हो। उस घर में 500 कमाते हो, 500 में 250 रुपया आप खर्च करते हो, ठीक है। 250 रुपया दोस्तों खर्च करते हो, 150 रुपया दोस्तों आप बचाते हो, और दोस्तों जो बचता है बाकी 100 रुपया, वो 100 रुपया फ्रेंड्स आप इधर उधर करके खर्च कर देते हो, मतलब इधर घूमने फिरने में खर्च करते हो। तो बस दोस्तों आप कहेगा इसमें राष्ट्रीय आय निकालो। अब देखो मुझे पता है कि राष्ट्रीय आय बराबर y = c+i होता है। c मतलब दोस्तों क्या हो, उपभोग व्यय। आप कितना खर्च कर रहे हैं, 250 रुपया दोस्तों आप खर्च कर रहे हैं। प्लस में आय मतलब क्या आता है, विनियोग। विनियोग दोस्तों जो आप बचाए और जो आप आलतू फालतू में जो बर्बाद करते हैं, दोनों का योग, अर्थात 150 प्लस में 100, इस सभी को ऐड करो। क्या 500 नहीं आया दोस्तों, तो यही 500 तो हमारा राष्ट्रीय आय है। बस दोस्तों इसी फॉर्मूला के आधार पर कोई व्यक्ति अगर मान के चलो कि राष्ट्र में कितना खर्च किए, कितना हम विनियोग किए, उन सभी को ऐड कर वहाँ बैठा हुआ जो अकाउंटर है वो आराम से राष्ट्रीय आय निकाल लेता है, काफ़ी आसानी से कंप्यूटर की मदद से, यही फॉर्मूला के मदद से। दोस्तों अब आते हैं यहाँ पे एक फॉर्मूला और है, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि एक फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। तो वो है आपको शुद्ध आय का फॉर्मूला। दोस्तों आप जब एग्जाम में जाओगे तो आपको ये सब एग्जाम्पल दे के लिखना पड़ेगा। अब देखिए शुद्ध आय का फॉर्मूला होता है a - u - b। अब मैं समझाता हूँ क्या होता है। देखो a मतलब होता है कुल राष्ट्रीय आय मेरा, u मतलब होता है यूजर कॉस्ट में कितना खर्च किया, और b मतलब होता है a - u का जो बचता है आपको डिटेल्स डिफरेंट वही। फ्रेंड्स सबसे पहले दोस्तों आपने ये बताता हूँ मैं, सब समझ में आपको आ जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर शुद्ध आय क्या होता है। इंपॉर्टेंट दोस्तों बात यहाँ पर ये है कि भाई शुद्ध आय किस चीज़ का नाम है। मैं बताता हूँ इसको किस चीज़ का नाम। अब देखिए मान के चलिए दोस्तों, मैं समझाता हूँ शुद्ध आय के बदले। मान के चलिए दोस्तों कि आप एक कमाए, आपने क्या किया, आपने 1900 रुपये कमाया। टोटल कुल कितना कमाया दोस्तों, 1900 रुपया। लेकिन दोस्तों 1900 में दोस्तों आप एक यहाँ पर मशीन खरीदे। मशीन का कीमत है आपको 850 रुपया। 850 में आप मशीन खरीदे। उस मशीन को घर पर लाने में, जो मशीन आपने खरीदा उस घर पर लाने में अपने 50 रुपया ठेला भाड़ा दिया। उसका दोस्तों अपने 50 रुपया चाय पानी पी कर खर्च कर दिए। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ 50 रुपया आपने ठेला भाड़ा दिया और यहाँ 50 रुपया आपने चाय पानी खर्च कर दिया। अर्थात दोस्तों क्या समझे कि इस मशीन की कीमत अब 850 नहीं रह गया। इस मशीन की कीमत दोस्तों 850 प्लस 50 और प्लस 50, ठीक है। कुल मिलाकर दोस्तों इस मशीन की कीमत अब हो गया 950 रुपया। तो फ्रेंड्स ये 1900 रुपया है, उस 1900 रुपया में से जो 950 जो घटाएंगे और जो बचेगा यहाँ पर मिष्ठान, उसी मिष्ठान को दोस्तों हम राष्ट्रीय शुद्ध आय बोलते हैं। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि जो आपने कमाया, उस कमाई में से दोस्तों जो आपने जितना खर्च किया, जो बचता है उसे ही हम लोग यहाँ पर शुद्ध राष्ट्रीय आय बोलते हैं। आप देखिए अगर सिर्फ राष्ट्रीय आय रहता तो दोस्तों हम ये ऐड नहीं करते, सिर्फ 1900 में 850 घटाते और जो आंसर आता वो निकल के आता। दोस्तों कहने का यहाँ पर शुद्ध राष्ट्रीय आय उसको बोलते हैं जो कि प्रति खर्चा, प्रति घिसावट, सब कुछ निकाल कर, जो मिश्रण जो निकाल कर आप लोग दिया जाता है, उसे हम लोग शुद्ध आय के नाम से पुकारते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये फॉर्मूला दोस्तों शुद्ध आय का बता दिए आपको, a - u - b। आप देखिए यहाँ पर a मतलब होगा कुल राष्ट्रीय उत्पादन। दोस्तों यहाँ पर जो है एक जीडीपी भी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जीडीपी, उसके दोस्तों 5-6 चीज और है, जैसे कि जीडीपी, यूएसपी, उसके फ्रेंड्स आपको AU,
CU, इस पर कहेंगे आप डिटेल्स वीडियो बनाने के लिए, तो मैं इस पर देखो डिटेल्स वीडियो आपको बना कर दे दूंगा, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। इसको हम इस वीडियो के अंदर में नहीं लेंगे दोस्तों। जब आप बुक पढ़ोगे तो बुक फिर से समझ सकते हो, लेकिन अगर बोलोगे तो मैं कर दूंगा। तो शुद्ध आय निकालने के लिए फॉर्मूला आपको ये डालना पड़ेगा, तो शुद्ध आय आप इस पर निकाल कर काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, ये दो फॉर्मूला एग्जाम में पूछती है, एग्जाम में आता है और एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट उपाय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं और इसके निकालने में क्या परेशानी है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे देगा। इससे दोस्तों बस आपको दो ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बस दो टाइप के। पहला यहाँ पर यह आता है कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा किन किन ने दिया और कैसे कैसे दिया, क्या क्या उसमें आलोचना है। दूसरा, राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं उसकी पूरी की पूरी व्याख्या दीजिए। बस दोस्तों यही दो टाइप एग्जाम में आपसे इस चैप्टर में से आएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने बता दिया राष्ट्रीय आय के कैसे निकालते हैं, परिभाषा क्या है। अब समझते हैं कि राष्ट्रीय आय मापन कैसे करते हैं। आइए मैं समझता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है राष्ट्रीय आय के घटक। हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय आय घटक अर्थात दोस्तों कंपोनेंट्स क्या है, हम जो निकालते हैं साल भर का डाटा निकालते हैं वो कहाँ कहाँ से निकालते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर में दिख रही है फोटो, उसके अनुसार दोस्तों जो है राष्ट्रीय आय निकालने के 3 क्षेत्र होते हैं। दोस्तों बिल्कुल एग्जाम में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। जो दोस्तों मैंने पहले कहा जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों राष्ट्रीय आय निकालने के होते हैं 3 मेथड होते हैं। एक होता है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है आपको गौण क्षेत्र, मतलब कहने प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा दोस्तों यहाँ पर आपको तृतीय क्षेत्र, ठीक है, टेरिटरी सेक्टर। तो जो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर में कृषि, वन उद्योग, लट्ठे बनाना, मछली उद्योग, खनन, उत्खनन, और सेकेंडरी क्षेत्र में विनिर्माण, पंजीकृत निर्माण कार्य, विद्युत, गैस, जलपूर्ति। वहीं तृतीय क्षेत्र में दोस्तों जितने परिवहन, रेलवे, ये सब बैंक, सरकारी, ये सब के सब दोस्तों आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हर क्षेत्र से जो आय होती है राष्ट्रीय आय वो जगह जगह ली जाती है। दोस्तों तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारत में सबसे अधिक जो राष्ट्रीय आय जो मिलता है वो आपको हमारे प्राइमरी सेक्टर से मिलता है फ्रेंड्स। ठीक है, हमारे जो क्या होती है दोस्तों प्राइमरी सेक्टर से मिलता है। इस बात की दोस्तों आपको नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, तो बस आपको ये जो लिस्ट मैं दिया हूँ उस लिस्ट को आपको याद करना पड़ेगा। जब एग्जाम पूछेगा बताइए कि राष्ट्रीय आय घटक कौन से है दोस्तों, तो आपको ये तीनों क्षेत्र लिखकर अलग अलग डिफिनेशन देना पड़ेगा कि इससे इतना मिलता है, इससे इतना मिलता है फ्रेंड्स। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो एग्जाम में अब आता है दोस्तों, आपको मैंने 2 टॉपिक छोड़ दिया। वो दो टॉपिक है आपको डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, माफ करना, डायरेक्ट टैक्स, और एक आपको इनडायरेक्ट टैक्स। दोस्तों इसकी कोई कुछ सीमाएं होती है। इसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष कर और इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, प्रत्यक्ष और यहाँ पर अप्रत्यक्ष। ये दोस्तों मैंने आपको नहीं बताया, मैं आपको ये भी इसमें पढ़ना है। देखिए बता देता हूँ, अप्रत्यक्ष कर उसको दोस्तों बोलते हैं जिसमें क्या होता है, जो भी आप कमाए, ठीक है, मतलब आप 10 रुपया, 15 रुपया, 30 रुपया जो कमाए, ठीक है, यहाँ पर टैक्स है। लेकिन दोस्तों इस टैक्स को देने के लिए दोस्तों आप यूज किए, आपने दिया किसी दुकानदार को और दुकानदार आपका वो टैक्स भर दिया। आप नहीं भरे टैक्स, आपने 100 रुपया कमाया, जाके 100 रुपया कोई सामान खरीद लिए और उसी 100 रुपया जो दुकानदार को दिए, उस दुकानदार को सामान पर जो टैक्स है उसने आप ही का पैसा लिया और आप ही उसने पे किया। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि डायरेक्ट पे नहीं कर आप सामान खरीदे और सामान के थ्रू पे हुआ सरकार को, उसको बोले इनडायरेक्ट। मतलब कहने का अर्थ है कि आपके थ्रू नहीं, किसी और के थ्रू हुआ पे, लेकिन पैसा आप ही का है। आप दोस्तों मानते हैं प्रत्यक्ष कर, मान के चलो कि आप अकाउंट में जमा करते हैं 50,000 रुपया और सरकार आपसे इसका टैक्स ले लेती है 500 खड़े खड़े। तो दोस्तों ये जो पैसा है वो पैसा दोस्तों आपसे खुद लिया है, मतलब खुद आपको हाथ हाथ ले लिया पैसा। ठीक है, हाथ से ले लिया पैसा, उसी समय ले लिया, तो वो आप ही से लिया, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। दोस्तों ये इनडायरेक्ट में दोस्तों जैसे कहेंगे टीवी कर, ये सब दोस्तों जो होती है टीवी, ये सब वगैरह वगैरह ये सब होती है। इसकी डिटेल्स के लिए आप बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं मेरे, जाकर वहाँ देख सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है, ताकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर थर्ड नंबर में पूछती है आप लोगों को राष्ट्रीय आय गणना कैसे की जाती है फ्रेंड्स। दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर मैं दे रही है आपको, यहाँ पर 7 तरीके हैं गणना करने के लिए। पहला है उत्पादन गणना पद्धति, दूसरा है आय गणना पद्धति, तीसरा है व्यय गणना पद्धति, चौथा है मूल्य जोड़ पद्धति, पांचवा है व्यवसायिक गणना पद्धति, छठा है उत्पादन एवं आय गणना पद्धति और सातवां सामाजिक लेखा पद्धति। एग्जाम में क्या दोस्तों होगा, पूछ देगा आपको बताइए राष्ट्रीय आय गणना कैसे की जाती है, उसकी आपको सभी के सभी तरीके का नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स आपको एग्जाम में सातों के सातों तरीके का नाम लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स, और नाम लिखने के बाद सबका डिफिनेशन आपको करना पड़ेगा थोड़ा बहुत फ्रेंड्स। तो दोस्तों मैं अगर आप कमेंट करते हैं नीचे तो मैं जो हूँ इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो लाऊंगा, ये कौन से पद्धति में क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स। फिलहाल तो अगर चाहते हैं तो आप इसका ये पढ़ भी सकते हैं फ्रेंड्स। और बता
दूं कि जो ये बुक आप देख रहे हैं इसका मैं PDF जो हूँ बस इस चैप्टर का, ठीक है, बस इसी चैप्टर का, ठीक है, जो राष्ट्रीय आय की परिभाषा धारणा है इस चैप्टर का PDF जो है मैं शॉर्ट में जो PDF इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ लिंक, जाके वहाँ से आप शॉर्ट में डाउन कर सकते हैं। नहीं दोस्तों आप अगर टेलीग्राम चैनल पर जाओगे दोस्तों सबसे अच्छा वही रहेगा दोस्तों, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाओ, ठीक है, TELE टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक दिया हुआ नीचे। ये दोस्तों एक ऐप है और ये आप गूगल प्ले स्टोर से काफ़ी सारे से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल पर आ जाओ, वहाँ पर दोस्तों मैं इसका PDF डाल दिया हूँ, जाकर वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। नहीं तो दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट भी लिंक दे दिया हूँ, अगर डाउनलोड होता है आपसे तो जाकर वहाँ से भी दोस्तों कर लेना फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल से। दोस्तों ये PDF जो है दोस्तों ये आप खुद से लेकर पढ़ भी सकते हो और जान सकते हो क्या है कैसे है। दोस्तों ये भले ही तो हिंदी में किताब है, कुछ कुछ चीज़ देखिए इसमें इंग्लिश में भी दिया हुआ है, तो अगर आप यहाँ पर ख्याल रखोगे ध्यान रखोगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स आपको काफ़ी आसानी से ये दोस्तों बन जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो बस दोस्तों यही थी इसमें। अगर आप यहाँ पर जो कमेंट करते हो फ्रेंड्स तो मैं आपको ये बता भी दूंगा कि कैसे क्या होती है, मतलब कैसे निकालते हैं, इसकी कठिनाइयाँ क्या हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसकी जो है आपको मेरे ख्याल से अगर एक पार्ट आपको लगता है अगर आपको कि नहीं सर इसका इस चैप्टर का एक पार्ट और लाइए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका एक पार्ट और ला दूंगा। और दोस्तों मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा दोस्तों वो होगी आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का। दोस्तों मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया हुआ है मैक्रो का, इसका मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया, मैंने कहा था जैसे कि आपको एक लिंक दे दूंगा में, मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया है वो जाकर देख लेना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा दिया। और दोस्तों इसी का जो होगा नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा वो दोस्तों होगा इसका, मैं चैप्टर देख लेता हूँ कौन सा चैप्टर है वो दोस्तों अर्थशास्त्र की सीमा एवं क्षेत्र, ठीक है, अर्थशास्त्र की सीमा एवं क्षेत्र इसी के नेक्स्ट चैप्टर है। तो दोस्तों मैं आपको ये किताब उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा और उसके नेक्स्ट क्लास में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा दूंगा दोस्तों। और दोस्तों मैंने आपको जो कहा आपको कर लीजिएगा, जाकर PDF डाउनलोड कर लीजिएगा इस चैप्टर का, आपको नीचे दिया हुआ है दोस्तों। बस आज के लिए में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो हमेशा कहता हूँ दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट करने के लिए बहुत छोटा मेरा चैनल है, बहुत ही छोटा है, आप लोग की यहाँ पर सपोर्ट की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स अगर मेरी क्लास अच्छा लगी दोस्तों सपोर्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और कोई अगर पढ़ने वाला होगा तो यहाँ पर शेयर करना। और ये मत समझना कि ये मेरा ये यूनिवर्सिटी है मुझे काम नहीं देगा दोस्तों, सभी यूनिवर्सिटी में सेम इकोनॉमिक्स होता है कि इकोनॉमिक्स कोई चेंज नहीं हो जाता है, सबको पढ़ना पड़ता है फ्रेंड्स, वही चीज़ होता है वही पढ़ना पड़ता है, तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, लेता हूँ विदा। मैं रसन कुमार झा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।